हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया गया आपको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया कि कौन कौन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में और कौन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें पता चला था टेस्टिस, और टेस्टिस की स्ट्रक्चर के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ठीक है, आपको एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस और टेस्टिस के फीचर्स के बारे में और टेस्टिस के साइज़ के बारे में, टेस्टिस के अगर हम बोलें डिसेंड कैसे होता है, डिसेंड ना हो तो क्या होता है, इन सब के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं मेल की एक्सटर्नल जेनिटल्स की। और एक्सटर्नल जेनिटल्स में हम बात करेंगे बिल्कुल कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल, जिसको हम बोलते हैं पेनिस की। और साथ में आप सभी जानते हैं हम यहाँ पर एक और बात करेंगे, हम ग्लैंड्स के बारे में, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स की आज बात करते हैं, जिसमें हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। पेनिस इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल एंड इट इज ए सिलेंड्रिकल एंड इरेक्टाइल पेंडुलस ऑर्गन सस्पेंडेड फ्रॉम प्यूबिक रीजन इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। स्क्रोटम के फ्रंट में होता है पेनिस, और याद रखें सिलेंड्रिकल और इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल होने की वजह से कॉपुलेशन का एक्ट हो पाता है। और पेंडुलस ऑर्गन है जो प्यूबिक रीजन से आगे की तरफ सस्पेंड होता है, और इसे हम मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। लेकिन याद रखिएगा, इन कंगारू पेनिस सिचुएटेड बिहाइंड द स्क्रोटम। कंगारू के अंदर पेनिस स्क्रोटम के पीछे होता है, जबकि बाकी सभी, अगर हम मोस्ट ऑफ द मैमल्स या यूथेरियंस की बात करें तो उनमें पेनिस सिचुएटेड होता है इन फ्रंट ऑफ स्क्रोटम। इट रिमेन स्मॉल एंड लिम, फ्लैसिड रहता है, बट ऑन सेक्सुअल अराउजल इट बिकम लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट। वैसे तो ये क्या रहता है, फ्लैसिड रहता है, और बोल सकते हैं कि ये स्मॉल एंड लिम्प रहता है, लेकिन सेक्सुअल अराउजल के टाइम में ये लॉन्ग, हार्ड एंड इरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और रेडी हो जाता है कॉइटस या इंटरकोर्स या कॉपुलेशन के एक्ट के लिए। ठीक है, इरेक्ट ह्यूमन पेनिस ऑन एन एवरेज इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एवरेज जो ह्यूमन पेनिस आफ्टर इरेक्शन। पेनिस की अगर क्रॉस सेक्शन को देखें, पहले इधर देखिए फिर उसके बाद हम बाकी बात करते हैं। पेनिस के क्रॉस सेक्शन को देखें तो सबसे पहले तो ये पेनिस का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, जिसमें 3 तरह की मसल्स होती हैं, दो मसल्स के बंडल होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये एक मसल बंडल दिख रहा है, दिस बंडल ऑफ मसल इज कॉल्ड कॉर्पोरा कैवर्नोसा। दिस इज अनदर बंडल ऑफ मसल फाइबर, दिस इज कॉल्ड corpora cavernosa, and this is a single bundle of muscle fiber called corpora spongiosum। तो याद रखें कि पेनिस के स्ट्रक्चर में 3 बंडल्स होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यू के 3 बंडल्स होते हैं, 2 बंडल्स ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसम एंड 1 बंडल ऑफ कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का 1 बंडल होता है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के 2 बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और याद रखें कॉर्पोरा कैवर्नोसा के जो 2 बंडल्स दिख रहे हैं हमें, ये 2 बंडल्स जो हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा के, एक बंडल किसका है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का। इस कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम के बंडल के चारों तरफ भी जो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है, उसको यहाँ भी क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो देख सकते हैं कि पेनिस की स्ट्रक्चर में 2 बंडल्स दिख रहे हैं आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा के, और एक बंडल दिख रहा है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम एंड कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोथ आर इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस, एंड ये दोनों भी कवर्ड हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग आप सभी जानते हैं बच्चों कि टेस्टिस में भी प्रेजेंट थी, टेस्टिस के ऊपर मिडिल कवरिंग थी वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, टेस्टिस में एंटर करती हैं डॉर्सल आर्टरी, सुपरफिशियल डॉर्सल वेन, डीप डॉर्सल वेन, ठीक है, एंड डीप आर्टरी। देखिएगा डायग्राम में, ये रही डीप आर्टरी। डीप आर्टरी में ब्लड की फिलिंग ही रेस्पॉन्सिबल होती है पेनिस के इरेक्शन के लिए। पेनिस के इरेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म है पेनिस के सेक्सुअल अराउजल के टाइम में पेनिस का इरेक्ट होना, क्योंकि सेक्सुअल अराउजल के टाइम में इन डीप आर्टरीज के अंदर ब्लड की फिलिंग हो जाती है, और जब इनके अंदर ब्लड भर जाता है तो पेनिस का क्या हो जाता है, इरेक्शन हो जाता है। तो फिलिंग ऑफ ब्लड इन डीप आर्टरीज ऑफ पेनिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बोली है, एक बार वापस बोलता हूँ, फिलिंग ऑफ ब्लड इन दीज डीप आर्टरीज ऑफ पेनिस रेस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस। और अगर हम बात करें कि सर आप बता रहे हैं कि पेनिस का एक क्रॉस सेक्शन है, तो इसके अंदर कहाँ पर है यूरिथ्रा, तो याद रखें यूरिथ्रा पासेस थ्रू ए बंडल और इरेक्टल मसल फाइबर बंडल कॉल्ड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से पास होता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहाँ से पास होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम से पास होता है, जबकि कॉर्पोरा कैवर्नोसा से
जो है उनमें डीप आर्टरीज प्रेजेंट है। तो अच्छे से याद रखिएगा पेनिस की स्ट्रक्चर एक बार फिर बोलता हूँ। पेनिस की स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें 3 इरेक्टाइल मसल बंडल्स होते हैं, जिनमें से 2 होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक होता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा की और स्पॉन्जियोसम के बाहर की तरफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया की वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है एंड द फिलिंग ऑफ ब्लड इन द डीप आर्टरीज ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा रेस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड यूरिथ्रा पासेस थ्रू कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। एक बात तो बताते हैं, ग्लांस पेनिस जो होता है एंटीरियर पार्ट होता है इज फॉर्म बाय ओनली कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। याद रखें ग्लांस पेनिस में केवल कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होता है। ग्लांस पेनिस इज फॉर्म बाय ओनली कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो इस बात को अच्छे से याद रखें कि ग्लांस पेनिस में केवल क्या होता है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट होता है। अब चलिए अब पढ़ते हैं पूरी बात को। पहला पॉइंट, द पेनाइल मास इज itself encased in a fibrous sheath called tunica albuginea, ये बताया आपको। The interior of penis is mostly formed of 3 cylindrical cords of spongy and erectile or cavernous tissue, ठीक है। 2 of these cords are thicker and situated parallelly on right and left side। 2 तो thick होते हैं जो right and left side होते हैं, ठीक है। एक right side हो जाएगा, एक left side हो जाएगा, forming the thick part of penis that remain in front when penis is limp। जब पेनिस हम बोल सकते हैं कि लूज कंडीशन में होता है या फ्लैसिड कंडीशन में होता है, तो ये क्या करते हैं, यही थिक पार्ट बनाते हैं पेनिस का, ठीक है। बट बिकम सुपीरियर पोस्टीरियर व्हेन पेनिस इज इरेक्ट। जब पेनिस इरेक्ट हो जाता है तो ये सुपीरियर और पोस्टीरियर पीछे की तरफ आ जाते हैं, फ्रंट पे नहीं रहते हैं। These 2 cords are called corpora cavernosa। corpora cavernosa बोला जाता है। The fibers of tunica albuginea surround both cords jointly to form a separate sheath around each cord. Some fibers form a partition called septum penis between these cords। वापस से बोलता हूँ आपको इस बात को। जैसे अगर हम बात करें कि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग दिख रही है आपको, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कवरिंग दोनों टेस्टिस के दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बंडल के बीच में भी एक स्ट्रक्चर बनाई थी। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेप्टम पेनिस। सो दिस इज सेप्टम पेनिस, और ये सेप्टम पेनिस जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने ही बनाया है। एक बार फिर पढ़ते हैं बच्चों। द फाइबर्स ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया सराउंड बोथ कोड्स जॉइंटली एंड form a separate sheath around each cord. Some fibers form a partition called septum penis between these cords. Clear? The third smaller cord, आप सभी जानते हैं, corpora spongiosum, from that part of penis which remains inferior anterior in erect penis. erect penis का inferior anterior part जो बनाता है वो वाला पोर्शन हो जाता है corpora spongiosum का बना हुआ। urethra runs through this cord, बताया गया आपको। hence this cord is called corpora urethrae और corpora spongiosum. extended part of corpora spongiosum is enlarged, और आप सभी जानते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं, forming a bulged conical structure called glans penis, and the surface of glans is formed of a thin smooth and shiny hairless skin होती है। यहाँ पर इस मिलने वाली स्किन hairless होती हैं, shiny होती है, smooth होती है और thin होती है। and the base line of glans is referred to as neck of the penis। याद रखें जो base line होती है glans की उसको हम क्या बोलते हैं, neck of penis। and the loose skin of penis fold over and रिट्रैक्टाइल ऑन ग्लांस इट इज़ कॉल्ड फोरस्किन और प्रिप्यूज। मतलब ग्लांस के ऊपर जो पेनिस की स्किन होती है जो मूव कर सकती है कॉपुलेशन के एक्ट के टाइम में, जो मूव करती है, जो कॉपुलेशन में हेल्प भी करती है, उस स्किन को बोला जाता है प्रिप्यूज या फोरस्किन। तो ग्लांस पेनिस से एक मूवेबल स्किन से कवर्ड होता है। दिस मूवेबल स्किन इज कॉल्ड फोरस्किन और क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिप्यूज। आगे बात करते हैं, एट द टिप ऑफ ग्लांस पेनिस इज द स्लिट लाइक एक्सटर्नल यूथरल ऑरिफिस। सिंपल सी बात है, ग्लांस पेनिस के टिप पर एक ओपनिंग होगी जिसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस, और मीटस जिसके थ्रू, याद रखें आप ज़्यादा सही बोलें, यह है यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। मैं इसके लिए एक और नया वर्ड जो यूज़ करना चाहूँगा वो ज़्यादा सही वर्ड जो है यूरिनोजेनाइटल ऑरिफिस या यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। और इस अपर्चर से होते हुए ही यूरिथ्रा ओपन होता है, ओपन डिस्चार्ज करता है यूरिन और सीमन को बॉडी से बाहर मेल। ठीक है, तो याद रखें मेल इस ग्लांस पेनिस पर मिलने वाली यूरिनोजेनाइटल अपर्चर के थ्रू यूरिन एंड सीमन को बॉडी से बाहर रिलीज करता है। प्रिप्यूज
वाले पार्ट पे या ग्लांस पेनिस पे जो ग्लैंड है उनका नाम है प्रिप्यूटियल ग्लैंड, और प्रिप्यूशियल ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ पेनिस नेक। पेनिस की नेक वाले पोर्शन में स्किन होती है उसको हम बोलते हैं प्रिप्यूटियल ग्लैंड। सिक्रेट ए वाइट सिबेशियस सब्सटेंस, एक वाइट ऑयली सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्मैग्मा। एंड माइक्रोबियल इन्फेक्शन इस स्मैग्मा कॉजेज इरिटेशन, और इस स्मैग्मा में अगर माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी इरिटेशन मेल को फील होती है, ईचिंग फील होती है या बर्निंग फील होती है, तो वो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है स्मैग्मा के डिपॉजिट होने की वजह से। इसलिए स्मैग्मा को प्रॉपर्ली क्लियर करना चाहिए। इसलिए प्रिप्यूटियल ग्लैंड का सिक्रेशन जो ऑयली सिक्रेशन है, जो क्या करता है प्रिप्यूज को ग्लांस पेनिस पर मूव करने के टाइम में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, वो स्मैग्मा प्रिप्यूशियल ग्लैंड का सिक्रेशन है जो पेनिस की नेक में मिलता है। और नेक में मिलने वाली इन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला ये ऑयली स्मैग्मा अगर डिपॉजिट होता रहे तो इसमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर ऐसा हो जाए तो इरिटेशन फील हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेनिस की स्ट्रक्चर की हमने बात की, अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। हमने क्या बात की है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने सबसे पहले इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने पेनिस की टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात की, और आज हम मेल एक्सटर्नल जेनिटल्स में सबसे पहले हमने बात की है स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस की। चलिए अब बात करते हैं मेल में मिलने वाली एसेसरी ग्लैंड्स की। लास्ट लेक्चर में भी आपको इन एसेसरी ग्लैंड्स का ऐसा ही डायग्राम बताया गया था, लेकिन आपको साथ में बोला गया था कि ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज हम इन ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझ लीजिए। ये रही वास डेफरेंस या डक्टस डेफरेंस। डक्टस डेफरेंस का फूला हुआ पार्ट जो होता है जहाँ पे स्पर्म्स को टेम्पररी स्टोर किया जा रहा है वो क्या है, एम्पुला। एंड नाउ एम्पुला ओपन्स इनटू एम्पुला जो है उस एम्पुला वाले पार्ट में सेमिनल वेसिकल की डक्ट ओपन होती है। ये रही सेमिनल वेसिकल, और जब इस सेमिनल वेसिकल की डक्ट इस वास डेफरेंस में ओपन होती है तो अब जो नई डक्ट बनती है उसको बोलते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। एंड नाउ इजेकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा के बिल्कुल एंड पार्ट पर जैसे ये वाला पोर्शन है, जैसे प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा खत्म हुआ, इसका मतलब पहले तो सेमिनल वेसिकल जो वन पेयर है उनका सिक्रेशन, उसके बाद सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन इस स्पर्म के अंदर मिक्स होता जाएगा, सीमन के अंदर मिक्स होता जाएगा, और अल्टीमेटली बिल्कुल फाइनली यहाँ पर वन पेयर यहाँ पर, और एक हम बोले यहाँ पर वन पेयर है काउपर्स ग्लैंड, और इस काउपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन भी इसमें मिक्स हो जाएगा। एंड व्हेन सिक्रीशन ऑफ काउपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड मिक्स इन द सीमन और स्पर्म नाउ फॉर्म ए सीमन। तो अगर हम बोल रहे हैं कि 3 तरह की ग्लैंड्स हैं, देखते हैं कि इन ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और इन ये ग्लैंड सीमन के किस किस पार्ट का फॉर्म करती हैं और वो क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की, जिसमें सबसे पहली ग्लैंड आ जाती है सेमिनल वेसिकल। दीज आर पेयर्ड, देख सकते हैं वन पेयर है। दीज आर पेयर्ड ट्यूबुलर कॉइल्ड ग्लैंड सिचुएटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होती हैं। बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर दे सिक्रेट विस्कस फ्लूइड विच कंस्टिट्यूट द मेन पार्ट ऑफ इजेकुलेट। याद रखें सबसे ज़्यादा सीमन का करीब 70% पार्ट फॉर्म करती हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल फ्लूइड कंटेन फ्रक्टोज, सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज होता है जो एनर्जी सोर्स है। केवल एक जगह है बॉडी में मेल में जहाँ फ्रक्टोज होता है, इसके अलावा कहीं भी फ्रक्टोज नहीं होगा। कंटेन फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, इनोसिटॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर फ्रक्टोज होता है, सिट्रिक एसिड होता है, इनोसिटॉल होता है और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में। सेकंड आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, इट इज़ चेस्टनट शेप ग्लैंड। चेस्टनट शेप मतलब सिंघाड़े के जैसी ग्लैंड होगी, एक सिंगल होगी। ठीक है, एंड इज कलेक्शन ऑफ 30 to 40 ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। 30 से 40 ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड का ये हम बोल सकते हैं कलेक्शन है, विच लाइज एट द बेस ऑफ द ब्लैडर एंड सराउंड द बेस ऑफ द यूरिथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पर होती है और क्या करती है, यूरिथ्रा को सराउंड करती है। मैंने बताया ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा एंड इट कंट्रीब्यूट एन एल्कलाइन सब्सटेंस टू दी सेमिनल फ्लूइड। सेमिनल फ्लूइड के अंदर या सीमन के अंदर क्या डाल देती है, एक हम बोल सकते हैं कि ये एल्कलाइन सब्सटेंस डाल देती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि द सब्सटेंस ऑफ प्रोस्टेट हेल्प to the sperms to become active and counteract any adverse effect of urine on sperm। भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि
जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो एल्कलाइन सिक्रीशन है, और वो एल्कलाइन सिक्रीशन जब सेमिनल फ्लूइड में आएगा तो सेमिनल फ्लूइड में आने की वजह से सेमिनल फ्लूइड को एल्कलाइन बना देगा। अब एल्कलाइन सेमिनल फ्लूइड होने से होगा क्या, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मेल में यूरिनोजेनिटल अपर्चर होता है, इसका मतलब यूरिन की वजह से यूरिनरी पाथवे पहले से एसिडिक है, तो अगर उस एसिडिक मीडियम में स्पर्म आ गया तो उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए उस एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड का एल्कलाइन सिक्रीशन उसे न्यूट्रलाइज करेगा। वैसे मेन काम बल्बोयूथेरल ग्लैंड का है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी ये काम करेगा। तो वापस पढ़ते हैं, अब समझ में आएगी आपको बात। द सब्सटेंस ऑफ प्रोस्टेट हेल्प द स्पर्म टू बिकम एक्टिव एंड काउंटरएक्ट एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ यूरिन ऑन स्पर्म। The prostatic fluid provides a characteristic odor to the seminal fluid. seminal fluid को में आने वाली characteristic odor के लिए भी prostatic fluid responsible है, and prostate gland secrete citrate ion, calcium, phosphate ion and profibrinolysin। तो इसमें क्या क्या secrete करती हैं? citrate ion, calcium, phosphate and profibrinolysin। ठीक है, तो इसमें सिट्रिक एसिड इधर है, यहाँ सिट्रेट आयन है, ये कैल्शियम है मूवमेंट में हेल्प करवाने में, फॉस्फेट आयन है और प्रोफिब्रोलाइसिन है। ये प्रोफिब्रोलाइसिन जो है जैसे बॉडी के बाहर आता है ये फिब्रियोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और नाम से समझ में आता है फिब्रोलाइसिन जो होता है वो फिब्रिनोजन को ब्रेक करता है। एक्चुअली फिब्रिनोजन प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ फिब्रिनोजन जो ब्लड वाले फिब्रिनोजन से डिफरेंट है। ये फिब्रिनोजन हमें मिलता है सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में। जब तक फिब्रिनोजन होता है तब तक सीमन थिक बना रहता है, थिक सीमन के अंदर स्पर्म रैपिडली मूव नहीं करते, तो स्पर्म की एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जैसे ही इंसेमिनेशन हो जाए और इस सीमन फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाए, तब तो इस सीमन को थिक नहीं रहना चाहिए, तब तो सीमन को थिन हो जाना चाहिए। तो जब तक फिब्रिनोजन रहेगा तब तक तो सीमन थिक रहेगा, इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन में मिलने वाला प्रोफिब्रोलाइसिन जो होता है जैसे ही बॉडी के बाहर आता है तो फिब्रोलाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है, और नाम से ही समझ में आता है फिब्रोलाइसिन फिब्रिनोजन को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से सीमन थिन हो जाता है, और इस थिन सीमन में स्पर्म रैपिडली मूव करते हुए एम्पुला स्थमिक जंक्शन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। मेरे ख्याल से आपको अब बात पूरी कंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, बल्बोयूथेरल ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड की एक और बात कर लेते हैं वापस से। ये थी वन पेयर, ये होती है वन, और ये वापस से वन पेयर। तो सेमिनल वेसिकल वन पेयर है, कॉपर्स ग्लैंड भी वन पेयर है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड होती है सिंगल ग्लैंड, एक ही होती है जो चेस्टनट शेप होती है। बात करते हैं बल्बोयूथेरल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड। द टू बल्बोयूथेरल ग्लैंड आर पी साइज मटर के दाने जैसी होती है स्ट्रक्चर, लाइंग एडजेसेंट टू द यूरिथ्रा एट द बेस ऑफ पेनिस। बिल्कुल पेनिस यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर बेस ऑफ पेनिस पर होगी और यूरिथ्रा पर होगी। एंड दे सिक्रेट विस्कस लुब्रिकेंट, ये सिक्रेट करती हैं विस्कस लुब्रिकेंट सिक्रेट करती हैं। ठीक है, और याद रखें कि इनका सिक्रीशन बल्बोयूथेरल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड का सिक्रीशन ही मेनली यूरिथ्रा के एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन भी करता है, बट मेनली सिक्रीशन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड न्यूट्रलाइज द एसिडिक मीडियम ऑफ यूरिनरी पाथवे। आगे आती है द डक्ट सिस्टम, जो हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं डक्ट सिस्टम में? ट्यूबुली रेक्टी, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, सही बात है ना। एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड एंड पेनिस आर सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन, यही तो पढ़ा बच्चों हमने। एंड देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस एंड फंक्शन आर प्रमोटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। इन सब की ग्रोथ के लिए, इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है टेस्टोस्टेरोन, जो लैडिक सेल से सिक्रेट होता है। On the other hand, the growth and maintenance of function of seminiferous tubule and Leydig cells are regulated respectively by FSH, ICSH of anterior pituitary। ठीक है, FSH एंड ICSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं वो भी इसे रेगुलेट करते हैं। आगे हम इस प्रोसेस को फिर से समझेंगे कि कैसे रेगुलेट किया जाता है। तो हमें कुल मिला के एक बात पता चल गई कि इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रीशन जो है जब स्पर्म के सिक्रीशन के साथ मिल जाता है तब जब बन जाता है क्या? सीमन। तो चलिए आज एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं लास्ट, सीमन के बारे में। व्हाट इज सीमन? सीमन इज ए मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूथेरल ग्लैंड। मतलब सीधा सीधा बोले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सिक्रीशन जो स्पर्म है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन जो सेमिनल प्लाज्मा है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जो मिल्की प्रोस्टेटिक फ्लूइड है, एंड बल्बोयूथेरल ग्लैंड का केवल 0 to 1% सिक्रीशन। बल्बोयूथेरल ग्लैंड केवल सीमन का 0 to 1% पार्ट बनाती है। सेमिनल वेसिकल जो है ये करीब 70% पार्ट बनाती है, ये करीब 25 to 30% पार्ट बनाती है। और अगर हम बात करें कि
स्पर्म जो है वो सीमन का केवल 1% पार्ट बनाते हैं। टोटल सीमन में स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, 1% ही होते हैं, लेकिन ये 1% बहुत ज़्यादा है। अभी हम बात करते हैं कितना है। सेमिनल वेसिकल जो है 70% पार्ट का फॉर्मेशन करती है, और सीमन के 25 to 30% पार्ट का, मिल्की पार्ट का और उसके अंदर होने वाली अडर के लिए रेस्पॉन्सिबल पार्ट का फॉर्मेशन करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, एंड बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड तो केवल 0 to 1% ना के बराबर सिक्रीशन बनाती है सीमन का। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमन इन एजैकुलेशन इज 2.5 to 5 ml। एवरेज वॉल्यूम इतना होता है। विद ए स्पर्म काउंट कंसंट्रेशन ऑफ 200 to 300 मिलियन। स्पर्म काउंट कितना होता है, 200 to 300 मिलियन होता है। फॉर नॉर्मल हेल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, 5 स्टार लगाना बनता है। आप सभी को पता है 5 स्टार लगाने का मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसलिए मैं वापस से बात को पढ़ता हूँ। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ सीमन इज in an ejaculation is 2.5 to 5 ml with a sperm count 200 to 300 मिलियन। हर एक ejaculation में करीब 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। अब आगे की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कम से कम 60% स्पर्म्स को नॉर्मल शेप एंड साइज में होना चाहिए, और उनमें से भी एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगोरस मोटिलिटी। उनमें से भी 40% को विगोरस मोटिलिटी शो करनी चाहिए। अगर किसी में है कि अगर किसी पर्सन के अंदर 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप एंड साइज के हैं, उनमें से 40% विगोरस मोटिलिटी शो करते हैं, तो वो फर्टाइल होगा। अगर किसी के अंदर ऐसा नहीं है तो वो होगा इनफर्टाइल। क्या होगा बच्चों, इनफर्टाइल। तो व्हेन द स्पर्म काउंट फॉल्स बिलो 20 मिलियन पर ml, द मेल इज लाइकली टू बी इनफर्टाइल, और इस कंडीशन को बोला जाता है ओलिगोस्पर्मिया। इस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया वो कंडीशन है जिसमें स्पर्म काउंट जो होता है वो 20 मिलियन पर ml से भी कम हो जाता है। आगे आता है सीमन हैज़ ए स्लाइटली एल्केलाइन पीएच ऑफ 7.2 to 7.7। थोड़ा सा एल्केलाइन होती है, मैंने बताया, क्योंकि सेमिनल फ्लूइड, चाहे सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन हो, चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन हो, चाहे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही सिक्रेशन क्यों ना हो, सारे ही एल्केलाइन होते हैं। इसकी वजह से सीमन होता है स्लाइटली एल्केलाइन, जिसकी पीएच होती है 7.2 to 7.7। द प्रोस्टेटिक सिक्रेशन गिव सीमन ए मिल्की अपीयरेंस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वेयर इज फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड बल्बो यूरेथ्रल gives it a sticky consistency। तो सीमन में जो स्टिकी नेचर होता है उसके लिए सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन रेस्पॉन्सिबल है, जबकि उसकी मिल्की अपीयरेंस और उसकी अडर के लिए, स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्रोस्टेटिक ग्लैंड का सिक्रेशन। सीमन प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन मीडियम एंड न्यूट्रिएंट टू स्पर्म। ठीक है, इट न्यूट्रलाइज द हॉस्टाइल एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द मेल यूरिथ्रा एंड द फीमेल वेजाइना। याद रखिएगा, तो मैंने बताया ना, एसिडिक मीडियम को इवन मेल में ही नहीं, फीमेल की बॉडी में भी जो एसिडिक मीडियम है उसे भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा। एंड व्हाट इज प्रोस्टेटाइटिस? इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड प्रोस्टेटाइटिस। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फ्लामेशन के लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं प्रोस्टेटाइटिस। और प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन में अगर हम बात करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड का ट्रीटमेंट किया जाता है, अगर प्रोस्टेटाइटिस ज़्यादा टाइम रह जाए तो मैलिग्नेंसी डेवलप हो जाती है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज की हेल्प से प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाया जाता है। आप एक हर एक चीज़ को अच्छे से सुना कीजिए। प्रोस्टेट कैंसर को हम एल्कलाइन फॉस्फेटेज की प्रेजेंस से पता लगाते हैं, और साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन को सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड में ही खोजा गया। ठीक है, डिस्कवर किया गया प्रोस्टाग्लैंडिन को प्रोस्टेट ग्लैंड में, और प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की सिक्रीशन जो सीमन का 25 to 30% पार्ट बनाता है। ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड एज के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज के बढ़ जाने को हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ओल्ड एज के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज का इंक्रीज हो जाना ओल्ड एज में, उसको हम बोलते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। और बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के केस में, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया जो होता है उस केस के अंदर क्या किया जाता है बच्चों, उस केस में जब साइज बढ़ जाए तो उस कंडीशन में जो है हम बोले फ्रिक्वेंट मैच्योरेशन होता है, लेकिन बहुत कम यूरिन बाहर आता है। बार बार यूरिन आता है, लेकिन यूरिन जब पर्सन वॉइड करने की कोशिश करता है तो ड्रॉप्स में यूरिन निकलता है। तो ये ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम है, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाना।
ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ तक की बात होने के बाद हमने आज क्या क्या बात कर ली देखते हैं। आज हमने लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात की जो था टेस्टिस की पूरी स्ट्रक्चर समझने के बाद, सेमिनिफेस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर समझने के बाद, सर्टोली सेल्स के फंक्शन देखने के बाद आज हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहले बात की पेनिस की। एसेसरी डक्ट आपको लास्ट क्लास में बता दी गई थी। पेनिस की स्ट्रक्चर के बाद हमने बात की एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, जिसमें हमने सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूथेरल ग्लैंड की बात की। फिर हमने सीमन के बारे में बात की कि इन सबका सिक्रीशन स्पर्म के सिक्रीशन के साथ मिलता है तो बन जाता है सीमन। ओलिगोस्पर्मिया क्या है ये बताया गया। और चलिए अब देखते हैं कि क्या इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्पर्म्स आर स्टोर्ड एंड नरिश्ड इनसाइड। ये पहले वाले लेक्चर में के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्पर्म्स आर स्टोर एंड नरिश इनसाइड, कहाँ पर स्पर्म्स को नरिशमेंट मिलता है, कहाँ वो स्टोर होते हैं? कॉपर्स ग्लैंड नहीं, सेमिनिफेस ट्यूब्यूल बिल्कुल नहीं, ठीक है, एंड वास एफरेंशिया या एपिडिडाइमिस, बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स को नरिशमेंट भी दिया जाता है और साथ में वहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर भी किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मिलते हैं स्टीरियोसीलिया। तो स्टीरियोसिलिएटेड एपिथीलियम होने की वजह से, स्टीरियोसिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर स्पर्म्स को स्टोर किया जाता है, यहाँ पर इन्हें नरिशमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है रोल ऑफ लेडिक सेल्स ऑफ टेस्टिस। लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करती हैं, तो प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म नहीं, प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म बिल्कुल नहीं, ब्रिंग अबाउट मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म बिल्कुल नहीं, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल्स का काम तो बहुत सिंपल है बच्चों, टेस्टोस्टेरोन या मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करना, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वास डेफरेंस अराइज फ्रॉम, वास डेफरेंस कहाँ से निकलती है? कैपुट कॉर्पस या कॉडा, हेड ऑफ एपिडिडाइमिस इज कॉल्ड कैपुट। वास efference opens into caput, mean body of epididymis is corpus and tail of epididymis is called cauda epididymis, जिससे क्या निकलती है? vas deferens। आप लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उस डायग्राम को देख सकते हैं एक बार। vas deferens arise from cauda epididymis, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने बात की है बहुत सारे, हमने आज के लेक्चर में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंप्लीट कर दी, जिसमें हमने पेनिस की स्ट्रक्चर, एसेसरी ग्लैंड्स की बात की, सीमन की बात की और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात की। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे और उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis की फिर से बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।